वेलकम बैक अगेन। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा डे 2 रहेगा रिगार्डिंग यूर 9 डेज क्रैश कोर्स कह लो आप, या फिर सुपर फास्ट सीरीज़ कह लो आप। नाउ देखिए ये वाली वीडियो में यहाँ पे बेसिकली हम देखेंगे एटॉमिक न्यूक्लिय को, या फिर एटॉमिक्स एंड न्यूक्लिय को, एंड कितने मार्क्स कैरी कर रहा है आपके बोर्ड में, 8 मार्क्स यहाँ पे। नाउ डुअल नेचर जो हमारा है वो हो चुका है कब, 3 जैन को। एंड नाउ जो अब बारी है दैट इज़ फॉर एटम एंड न्यूक्लिय, यानी कि आपका एटम्स एंड न्यूक्लिय, या फिर एटॉमिक न्यूक्लिय, या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वट एवर यू कॉल इट, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ऑलरेडी 4 मार्क्स हमारे हो चुके हैं। नाउ हमारे 8 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ ऑन 8th ऑफ जैन, दैट विल बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 7 मार्क्स यहाँ पे कैरी करेगा। एंड दिस विल बी आपके 19 मार्क्स, ये आपके 19 मार्क्स हो जाएंगे। एंड दीज 19 मार्क्स आर वेरी ईजी, यानी कि अगर आप देखोगे 3 जैन से कहाँ तक, क्योंकि एक दिन का ब्रेक मिलेगा आपको इसके बाद, यानी कि 3 जैन से 9th जैन तक ऑलमोस्ट 6-7 दिन में आपके यहाँ पे 19 मार्क्स हो जाएंगे। यानी कि मीनस यू आर ऑन सेफर साइड, क्योंकि पहले किसी भी एग्ज़ाम में अपने आप को क्या करना होता है, सेव करना होता है। सो यहाँ से आप क्या हो जाओगे, ये 3 यूनिट जो हैं ये आपको सेव करेंगे। नाउ देखिए अब काफ़ी एस्पेरेंट्स का ये डाउट था कि सर क्या हम इस सीरीज़ को देख के 95 मार्क्स ला सकते हैं, या फिर 95 के अब। हाँ डेफिनेटली, अगर आपका पेपर इजी आ जाता है, या फिर ऑलरेडी मैंने आपको बोला है ये देख के आपके डेफिनेटली 85 प्लस तो आएंगे, 85 के बिलो नीचे नहीं आएंगे इसमें से जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे इन वन शॉट्स में। नाउ जो रेस्ट है ना ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि यू नो दैट आपके एग्ज़ाम में स्पेशली फिजिक्स में अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स 8 to 12 मार्क्स पूछे जाएंगे। किसी एग्ज़ाम में 8, किसी में 12, किसी में 10, ये वेरिएशन रहती है। कभी 6 मार्क्स ही आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हर साल नए होते हैं, एंड ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं लास्ट 12 ईयर्स के, सेपरेट प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा, क्योंकि हर साल नए न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो न्यूमेरिकल्स टोटली आप पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न सिखाया है न्यूमेरिकल्स का, या फिर न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाया है कैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, बाकी आप पे डिपेंड करेगा। सो यू कैन स्कोर 95 प्लस अबव फ्रॉम दिस सीरीज़। एंड यहाँ पे जो मेजर यूनिट्स हमारे हैं स्पेशली एक तो हो गए ये 4, साथ ही में देखिए इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी 4 ईजी यूनिट्स हैं जो आपको ईजिली 25-26 मार्क्स देंगे। एंड इनमें से बेसिकली क्या करना है, इनको आपको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना है, एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपको नहीं जाना है। नाउ स्टार्टिंग, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एंड काफ़ी ईजी है, क्योंकि बेसिकली आपने ये क्लास 9th से ही पढ़ा होगा। क्लास 9th की अगर आप टेक्स्ट बुक खोलोगे वहाँ पे भी ये आपको मिलेगा। नाउ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि किन्होंने कंडक्ट किया, रदरफोर्ड साहब ने। सो रदरफोर्ड द्वारा ये क्या किया गया, ये कंडक्ट किया गया। नाउ देखिए मेनली लास्ट लेक्चर में भी मैंने बोला कि लाइव अगर मैं आऊँ उससे क्या हो जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, अननेसेसरी कमेंट्स एंड अननेसेसरी चीज़ें लग जाती हैं, एंड वहाँ पे 2 घंटे का वीडियो फिर 4 घंटे का चला जाएगा। एंड आजकल आप देखते ही हो, जैसे मैं देखता हूँ कि आजकल जो टीचर्स हैं वो टीचिंग कम एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे आजकल मैं देखता हूँ, जैसे इंटरनेट खोला, यूट्यूब खोला, वहाँ पे आ जाती है रील किसी भी टीचर की। सो बिल्कुल नाटक, मतलब नेक्स्ट लेवल की नाटक करते हैं। इवन कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनको भी वो पीछे छोड़ेंगे एक्टिंग में। सो मुझे ये सब चीप लगता है, गंदा लगता है। सो मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि नो बकवास, सीधी बात। नाउ देखिए अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, अल्फा पार्टिकल देखिए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये क्या होता था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं इनको आपके सिलेबस से डिलीट किया गया है। लास्ट ईयर वहाँ से क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन जो था वो टोटली एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 1-2 सेट्स में, वो टोटली आउट ऑफ सिलेबस था। नाउ अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हमारे पास होता क्या है, इट इज़ ए डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम, जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है। या फिर अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं, जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास होता है, अल्फा पार्टिकल होता क्या है, अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसमें आपको क्या मिलेंगे, जिसमें आपको 2 प्रोटॉन्स मिलेंगे एंड 2 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, यानी कि इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स टुगेदर।
सो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास जो है एक अल्फा पार्टिकल की, इट इज़ बेसिकली हीलियम एटम, जो हमारे पास हीलियम एटम होता है। नाउ हीलियम की अगर हम बात करें, हीलियम हमारे पास क्या होता है 2 4, एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट एक एलिमेंट को हम शो करते हैं एक्स से, एंड ऊपर ए नीचे जेड। ए हमारे पास क्या होता है, ए हमारे पास होता है मास नंबर, एंड जेड जो हमारे पास होता है इट इज़ एटॉमिक नंबर। सो ये हमारा क्या रहता है, एटॉमिक नंबर। नाउ अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं, हीलियम में आपको क्लियरली कितने दिख रहे हैं, 2। अगर न्यूट्रॉन्स की हम बात करें, न्यूट्रॉन 4 - 2, यहाँ पे कितने निकलेंगे, 2, जो कि आगे आप देखोगे भी। सो देयरफॉर जो हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल होता है, इसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, सिंपलेस्ट अल्फा पार्टिकल की अगर मैं बात करूं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम मेन चीज़ की बात करें, दैट इज़ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, इसके रिजल्ट्स क्या थे या फिर इसमें हुआ क्या बेसिकली। देखिए पहले इसकी सेटअप की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक ब्लॉक दिख रहा होगा जो कि बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लेड ब्लॉक जो कि हमारे पास क्या है, एक लेड ब्लॉक, जिसमें हमारे पास अंदर एक रेडियो एक्टिव सोर्स रहता है, लाइक बिस्मथ हमारे पास अंदर होगा। एंड फिर बेसिकली होगा क्या, बाहर यहाँ पे आपको एक स्क्रीन दिख रही है, दिस इज स्क्रीन, यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही है, एंड अंदर आपको एक गोल्ड फॉइल दिख रही है, अंदर आपको क्या दिख रही है, एक गोल्ड फॉइल दिख रही है। फिर होगा क्या, यहाँ से बेसिकली ये जो हमारे पास है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से हमारे पास क्या जाएंगे, यहाँ से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जाएंगे, यहाँ से हमारे पास क्या जाएंगे, अल्फा पार्टिकल, या फिर आप मानो एक बीम ऑफ लाइट यहाँ से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा है एक ये जो स्लिट आपको दिख रही है, स्लिट मतलब ये जो गैप, ये जो होल। फॉर एग्जांपल मेरे पास है कोई प्लेट, इसमें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक होल करूँगा। सो जो लाइट है वो बेसिकली कन्फाइन रहेगी एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे लाइट को भेजना है ताकि वो उस डायरेक्शन में चली जाए। सो ऐसे यहाँ पे हमारा बीम आएगा। नाउ होगा क्या, जो रिजल्ट हमारे पास है कि मोस्ट ऑफ दी, अगर आप पहला यहाँ पे रिजल्ट देखोगे, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स पासड अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि मैक्सिमम जो मोस्ट पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो क्या गए, वो सीधे गए, वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए। यानी कि ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100% अल्फा पार्टिकल्स थे, क्या थे, 100% अल्फा पार्टिकल्स, इसमें लेट मैं कहूँगा 80% क्या चले गए, 80% यहाँ पे स्ट्रेट चले गए, एंड कुछ यहाँ पे क्या हुए, कुछ यहाँ पे स्कैटर हुए, कुछ लेस देन 90 डिग्री एंड कुछ ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये जो आपको दिख रहे हैं, वेट ए सेकंड, देखिए ये जो आपको स्कैटर होते हुए दिख रहे हैं, दीज आर एट एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंड ये जो आपको स्कैटर होते हुए दिख रहे हैं, दीज आर एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। सो ये यहाँ पे हुआ। सो इसने क्या देखा, इसने देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल्स हमारे पास थे वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, यानी कि मैक्सिमम ऐसे चले गए, सीधे चले गए। एंड कुछ हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने स्कैटर किया लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड ओकेजनली कभी कभार, यानी कि 100% में 0.01% ऐसा मौका आया कि एक पार्टिकल ऐसा था, जैसे ही यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया, गोल्ड फॉइल को हिट किया, ये आया यूं, इसने अपनी पाथ को क्या किया, रिट्रेस किया, यानी कि ये वापस चला आया। ऐसा ओकेजनली हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारे पास क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, पहला पॉइंट सिंपली कहता है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल जो थे वो क्या पास हुए, अनडिवेटेड, एंड कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, स्कैटर हुए, एंड कभी कभार एक ऐसा पार्टिकल था जो वापस चला आया। सो ये हमारे पास है रिजल्ट्स ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नाउ देखिए, इसके कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, सिंपल कंक्लूजन है। पहला जो कंक्लूजन हमारे पास है, इट इज़ मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी। अगर ये हमारा एटम है एंड ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो एटम हमारे पास है, इसमें आपको काफ़ी जो स्पेस है वो आपको क्या मिलेगी, एम्प्टी मिलेगी। फिर देयर एग्जिस्ट्स ए स्मॉल एंड सेंट्रल मैसिव कोर विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड इज नोन एज न्यूक्लियस हमारा। नाउ साथ ही में यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो हमारे पास एक एटम होता है, इसमें एक सेंट्रल कोर होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक सेंट्रल कोर होता है, एंड इसी कोर में जो हमारे पास ये जो कोर हमारे पास होता है, इसमें कौन सी चार्ज होती है, इस कोर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है। सो ये हमारे पास है कोर, सेंट्रल कोर, इसमें जो चार्ज हमारे पास होती है इट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास, यानी कि जो एटम हमारे पास है इसका मोस्ट ऑफ द मास इसी में लाई करता है। किस में लाई करता है, इस सेंट्रल कोर में, एंड इस सेंट्रल कोर का नाम क्या पड़ा, न्यूक्लियस पड़ा। फिर
A nucleus is surrounded by cloud of electrons। फिर ये जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके बाहर क्या होंगी हमारे पास शेल्स, एंड इन शेल्स में हमारे पास क्या होंगे, इन शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस। सो ये सब चीज़ें बेसिकली हमारे पास कंक्लूजन निकला किसका, जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इसका कंक्लूजन यहाँ से निकला। एंड जो इलेक्ट्रॉन है ये फॉल क्यों नहीं करता है इसके अंदर। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि जो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस हमारे पास हैं इनके बीच लगने वाला जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एंड वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो बेसिकली इनके बीच लगता है जिससे ये आपस में क्या रहते हैं, मतलब एक टाइप से इंटैक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं चला जाता है शेल से, यानी कि फॉल ऑफ नहीं करता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर फॉल ऑफ नहीं करता है। रीजन बीइंग जो हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है, इट इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच हमारे पास अट्रैक्शन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्जड, न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्जड। सो इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लगता है जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये फॉल ऑफ नहीं करता है शेल से। सो ये बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन निकला। सो पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, एम्प्टी। फिर सेंटर में हमारे पास क्या है, कोर जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हो गया ऑल अबाउट यहाँ पे एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सो इतना आप लिख के आएंगे अपने एग्जाम में। ये आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल तब डेफिनेशन लिखना। अगर खाली पूछे एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट तब आप यहाँ से लिखना, ये लिखना एंड इसका कंक्लूजन लिखना, ये दो चीज़ें आप लिखना। अगर पूछे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल तब डेफिनेशन लिखना, अदरवाइज डेफिनेशन की नीड नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज राइट दी पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। नाउ इसी बिना पे जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, इसी बिना पे क्या किया रदरफोर्ड साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो मॉडल है एटम का वो तैयार किया। नाउ इसके पोस्टुलेट्स क्या है, मेन पोस्टुलेट्स यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए पोस्टुलेट्स क्या हैं, एंड ये कब हुआ था 1909 में। अच्छा, पोस्टुलेट्स की अगर मैं बात करूं, पहला पोस्टुलेट वही मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी, यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा न्यूक्लियस, ये हमारा एटमलेट, न्यूक्लियस के बाहर मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है दैट इज एम्प्टी। फिर एन एटम कॉन्सेप्ट स्मॉल सेंट्रल मैसिव कोर, ये हमारे पास है स्मॉल सेंट्रल मैसिव कोर विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, इसमें हमारे पास क्या है, इस कोर में पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, फिर एंड होल मास ऑफ द एटम, ऑलमोस्ट होल मास ऑफ द एटम इसी में कन्फाइंड है। इस चीज़ को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। सो इस चीज़ को क्या नाम पड़ा, न्यूक्लियस, इनके द्वारा रदरफोर्ड के द्वारा। फिर अच्छा, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है इसको सराउंड कौन करते हैं, इसको सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, एंड इनके बीच लगने वाला जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कहाँ से आता है, वो बेसिकली आता है ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। सो ये तो हो गया पॉइंट नंबर 3 यहाँ पे। देन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। सो एटम हमारे पास क्या होता है, बेसिकली पहले इनिशियली हमारे पास, याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव्स में भी, जो एटम हमारे पास होता है बेसिकली न्यूट्रल होता है। फिर हम पे डिपेंड है कि हम यहाँ पे, या फिर एटम पे डिपेंड है कि यहाँ पे लॉस होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, उसी के कारण फिर चार्ज आ जाएगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में, बताइए साइज ऑफ एटम। जो साइज ऑफ एटम हमारे पास है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इसने बोला कि साइज ऑफ एटम जो है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। जो साइज ऑफ एटम है, आप यहाँ पे लिखना भी चाहो, जो साइज ऑफ एटम हमारे पास होता है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये आपको क्या मिलेगा, एंगस्ट्रॉम इसमें। एंड एक एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास होता है इट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। सो ऐसा भी आपसे पूछ रहा है। सो पहला है हमारे पास साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम जो है इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। कितना, एक एंगस्ट्रॉम कितना, 10⁻⁻10 मीटर। ऑब्जेक्टिव ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी।
इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो किस में है, ऑर्डर ऑफ फर्मी। एंड एक फर्मी हमारे पास होता है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। एंड जनरली हम इसको कितना कंसिडर करते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड्स मॉडल। पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस विद इन द एटम इज एम्प्टी। फिर दूसरा, हमारे पास एक सेंट्रल मैसिव कोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज होती है एंड मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास इसी में होता है। फिर न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो प्रोवाइड करता है अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। फिर एटम जो होता है इनिशियली हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। एंड जो हमारे पास टोटल पॉजिटिव चार्ज होती है दैट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। फिर साइज ऑफ एटम की अगर हम बात करें, पूरे एटम की अगर हम बात करें, जो साइज ऑफ एटम है इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंड न्यूक्लियस की अगर हम बात करें इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी, यानी कि एटम थोड़ा बड़ा एंड न्यूक्लियस इससे छोटा। अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज 10⁻⁻10 एंड यहाँ पे 10⁻⁻15 आपको क्लियरली दिख रहा होगा। सो एटम हमारे पास है ऑफ द ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड न्यूक्लियस जो है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी। ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। नाउ ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करेंगे, देखिए मेजर ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें, पहला यहाँ पे जो रदरफोर्ड हमारे पास है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं शेल्स के अंदर, ये अंदर फॉल क्यों नहीं करते हैं, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड साथ ही में ये बेसिकली जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये बेसिकली इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये दो मेजर ड्रॉबैक्स हैं, और भी हैं बट ये हमारे पास है मेजर दो ड्रॉबैक्स। सो ये आप याद रखेंगे किस में, ड्रॉबैक्स में। आगे बढ़ते हैं एंड जो मैं यहाँ पे कराऊंगा उतना ही आप करोगे, उससे बाहर आप कुछ नहीं करोगे इस यूनिट में। एंड यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम टॉपिक्स को मैं टच करूँ, क्योंकि ये आपका, आप ये मानिए ये आपका केक वॉक रहने वाला है। ये यूनिट जो हमारे पास है इट इज़ अ केक वॉक एंड काफ़ी स्कोरिंग यूनिट भी है। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास बोहर मॉडल की अगर हम बात करें, कब पोस्टुलेट आया, 1913 में। अच्छा, पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस। अगेन वही चीज़ है, अगर ये हमारे पास है एटम, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, इसकी चार्ज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। एंड ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, पॉजिटिवली चार्जड न्यूक्लियस के अराउंड। एंड जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से मिलता है, दोनों की अट्रैक्शन से मिलता है। फिर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर रिवॉल्विंग इन सर्टन फिक्सड ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो सर्टन फिक्सड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। एंड वो जो ऑर्बिट हमारे पास होते हैं उनको क्या नाम पड़ा, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा, स्टेशनरी ऑर्बिट। एंड जिनके लिए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। इंटीग्रल मतलब दैट शुड बी इक्वल टू NH/2 पाई। यानी कि अगर पहली शल हमारे पास है, पहला ऑर्बिट n=1, यानी कि जिसको आप k शल बोलते हो, n=L, फिर n=3m, इसी हिसाब से। सो बेसिकली जो बोर हमारे पास है, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बताइए जो बोर साहब हैं इसने कौन सा कंजर्वेशन यहाँ पे यूज़ किया अपने मॉडल में। सो सिंपली आप बोलोगे बोहर यूज्ड, नोट करके आप लिखोगे बोहर यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सो बोहर ने क्या यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम क्लास 11th में हमने पढ़ा था फिजिक्स में, एल हमारे पास होता है कितना, mvr, एंड इट इज इक्वल टू NH/2 पाई। नेक्स्ट इसने बोला द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेशनरी ऑर्बिट डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे एनर्जी को रेडिएट नहीं करते हैं। फिर द इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू only when it jumps from an orbit of higher energy to an orbit of lower energy and gains energy when it moves from an orbit of lower energy to an orbit of higher energy। देखिए सिंपली इसने क्या बोला, इसने बोला फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास क्या है, दिस इज लोअर एनर्जी, एंड ये मेरे पास क्या है, दिस इज
हायर एनर्जी ऑर्बिट। ये मेरे पास क्या है, हायर एनर्जी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से किधर जा रहा है, हायर एनर्जी में, एंड हायर एनर्जी से किधर आ रहा है, लोअर एनर्जी, या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिटल से आ रहा है लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। अच्छा, अगर लोअर टू हायर जा रहा है, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में बेसिकली ये क्या करेगा, ये गेन करेगा एनर्जी। यानी कि अगर ये लोअर टू हायर जा रहा है एंड अगर हायर टू लोअर आ रहा है, सो इस केस में क्या होगा, इस केस में एनर्जी का क्या होगा, इस केस में एनर्जी का लॉस होगा, यानी कि लूज करेगा एनर्जी। सो यही पॉइंट यहाँ पे इसने बोला है नंबर 4, द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स यानी कि लूजेस एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू व्हेन इट जंप्स फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी। यानी कि जब हायर से लोअर आएगा उस केस में एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा, यानी कि लूजेस एनर्जी या फिर लॉस होगा। एंड जब हमारे पास लोअर से किधर जाएगा, हायर में, तब इस केस में क्या करेगा, गेन करेगा। सो दिस इज पोस्टुलेट नंबर 4 यहाँ पे। सो ये हो गए पोस्टुलेट्स का बोर्स मॉडल। काफ़ी सिंपल है क्योंकि आपने 9th में भी पढ़ा है, फिर आपने 11th केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ देखिए, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ से आपकी डेरिवेशंस पूछी जाएंगी। एंड बेसिकली कितनी डेरिवेशंस आपसे यहाँ से पूछी जाएंगी, 3। पहली यहाँ पे रेडियस के लिए आपको डेरिवेशन करनी होगी, फिर वेलोसिटी के लिए, एंड फिर एनर्जी के लिए। एंड जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रेडियस एंड एनर्जी। एंड इन दोनों में भी जो ज़्यादा है दैट इज़ रेडियस, बट रेडियस एंड एनर्जी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। मैं तीनों दिखाऊंगा बट रेडियस एंड एनर्जी पे आप ज़्यादा फोकस करोगे। एंड वही चीज़ें हैं जो हमने डिटेल में कराई हैं, बट यहाँ पे आप ये मानिए कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप उन डिटेल्ड वीडियोस को अभी देखो, क्योंकि उसके लिए आपके पास साल था जो कि आपने बिल्कुल वेस्ट किया। नाउ कोई बात नहीं है, चिंता करने की नीड नहीं है, सिटल हमारे पास टाइम है 1.5 महीने का। नाउ देखिए, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैन डेरिवेशन क्वेश्चन, यूजिंग द बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट। सो आपको बताया जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट यानी कि nth ऑर्बिट के लिए आप क्या निकालिए, रेडियस निकालिए। नाउ इसमें आप क्या करो, यहाँ पे करोगे, पहला मैन, हर जगह आपको क्या करना है, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले आप लिखोगे यही, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। सो आप क्या करोगे, बेसिकली यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैंने एटम बनाया, ये मैंने क्या किया, एटम बनाया, एंड ये एटम के अंदर हमारा न्यूक्लियस। अब इसमें कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नाउ ध्यान दीजिए, लेट यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन, ये हमारा इलेक्ट्रॉन। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, लेट वेलोसिटी v से मूव कर रहा होगा, एंड यहाँ पे जो हमारा रेडियस होगा, जो हमारा रेडियस है इट इज़ r, जो हमारे पास रेडियस है ये कितना है, r। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट जो z हमारे पास होता है, एक्स ए जेड, ए हमारे पास है मास नंबर, एंड z जो हमारे पास होता है इट इज़ एटॉमिक नंबर। z जो हमारे पास होता है इट इज़ एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि 1 2 3 4 ये इनके क्या है, एटॉमिक नंबर। सो z हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर, एंड E जो हमारे पास है, लेट E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या हमारे पास है, E हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ZE हमारे पास क्या होगा, ZE हमारे पास होगा चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। सो ये चीज़ आपको पहले दिमाग में फिक्स करनी है, ZE हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। सो यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। नाउ इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप सिंपली लिखोगे कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कहाँ से आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है एंड ये जो न्यूक्लियस हमारे पास है, इनके बीच अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। देन देयरफॉर अगर यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा, दैट फोर्स विल बी इक्वल टू, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा दैट विल बी यहाँ पे इक्वल टू FE, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल फोर्स आप बोलिए। देयरफॉर
सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास कितना होता है, mv²/r, क्लास 11th में हमने पढ़ा। एंड यहाँ से Fe कितना होगा, k Q1 Q2 अपॉन r²। देखा आपने कूलम्ब्स लॉ से, देखा आपने कूलम्ब्स लॉ से हमारे पास जो F होता है वहाँ पे k Q1 Q2 अपॉन r², k = 1/4πε0। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, के हमारे पास के ही Q1 की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक हमारे पास है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा न्यूक्लियस, इन्हीं दो की यहाँ पे हमें बात करनी है। सो Q1 जो हमारे पास चार्ज है, इट इज़ बेसिकली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q2 जो हमारे पास है चार्ज किसकी है, इट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज इक्वल टू ZE। सो ये कितना हमारे पास ZE, नीचे हमारे पास r²। अब आगे चलेंगे, देयरफॉर इस इक्वेशन से मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से मैं अब r निकालूंगा, इन दो इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या करूँगा, r निकालूंगा। ध्यान दीजिए, ये जो mv² हमारे पास है ये किधर आएगा, नीचे आएगा, इसको मैं किधर लाऊंगा, नीचे। एंड ये जो r² है इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, r² एंड r। सो एक r एंड ये r गया, सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, r किसके बराबर बचेगा, इस साइड में हमारे पास क्या है, KEZE, या फिर इसको मैं ऐसे लिखूँगा, k फिर ZE हमारे पास दो बार, यानी कि E² अपॉन नीचे हमारे पास क्या आया, mv²। यही यहाँ पे लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है। सो जहाँ जहाँ पे आपको डाउट आएगा मैं यहीं से क्लियर करूँगा, क्योंकि आई नो दैट कि क्लास में कहाँ पे बच्चों का डाउट आता है, जो मैंने 2-3 साल क्लास में देखा कि मेनली कहाँ पे बच्चों का डाउट आता है। सो देन इसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू, एंड ये जो इक्वेशन है इसको आप यहाँ पे नाम दोगे इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच वी नो दैट, हमने देखा कि जो बोर हमारे पास था, बोर का जो पास्टुलेट नंबर 2 हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टन ऑर्बिट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट, जिनके लिए हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू NH/2π, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो देयरफॉर L हमारे पास कितना, NH/2π, बट हमने देखा हुआ है कि L हमारे पास होता है mvr। देयरफॉर ये L और ये L मैं इक्वेट करूंगा, सो इन दो से मैं क्या निकालूंगा, mvr = NH/2π, बट यहाँ से मैं बेसिकली V निकालूंगा। सो M और R क्या आएगा, M और R यहाँ पे नीचे आएगा। सो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, V = NH/2π mr, 2π mr, 2π यहीं पे, खाली यहाँ से हमने क्या लाया, M और R यहाँ पे नीचे लाया, ये बना 2π mr। समझ में आया होगा। देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैं किसका यूज़ करूँगा, अब मैं इक्वेशन 1 का यूज़ करूँगा। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, R मेरे पास है इक्वल टू KZE² mv²। नाउ ये जो V मेरे पास है, ये जो V मेरे पास है, इसमें ये इक्वेशन में डालूंगा, यानी कि इक्वेशन 2 मैं पुट करूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में। सो मैं क्या करूंगा, पुटिंग इक्वेशन 2 in 1, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट मेरे पास क्या था, KZE² अपॉन mv², इसमें मैं V का वैल्यू डालूंगा। सो जब मैं इसमें V का वैल्यू डालूंगा, मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास इक्वेशन आएगी KZE², यहाँ पे M, अब V का स्क्वायर भी हमारे पास है। सो V का वैल्यू कितना, NH/2π mr। सो अंदर हमारे पास क्या आया, NH/2π mr, ऊपर इसका स्क्वायर आएगा, ये वाला स्क्वायर। समझ में आया होगा, काफ़ी ईजी है। अगर आप डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हो, मैंने डिटेलिंग में भी पढ़ाया हुआ है, बट आपके पास टाइम नहीं है, बस इसी को फॉलो करते जाइए डेडिकेटेड वे में। एंड जो मैं आपको गैप दे रहा हूँ 2 दिन की, 3 दिन की, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि इस चैप्टर के लिए, यूनिट के लिए इतना टाइम सफिशेंट है, उसमें आप क्या करो, प्रैक्टिस करो अच्छे से, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। नाउ KZE², नाउ KZE² ऐसे ही रहेगा। नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 2 है ये सभी को देंगे। नाउ ये क्या बनेगा, m² h², फिर 2 का पावर 2 यानी कि 4, फिर π² m² r²। समझ में आया होगा। सो सभी को हमने क्या किया, अपना अपना पावर दिया यहाँ से। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, जो 4 π² m² r² है, इसको ऊपर लाया। क्या किया, इसको ऊपर लाया। देखिए 4 π m² r², एंड KZE² ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे था। एंड नीचे हमारे पास क्या रहा, नीचे हमारे पास इतना रहा, mn² h²। ये हमारे पास बनी फिर यहाँ तक इक्वेशन। नाउ इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद क्योंकि हम R निकाल रहे थे, सो यहाँ पे बेसिकली इसको हमने क्या किया,
ध्यान दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये ध्यान दीजिए, यहाँ से हमारे पास है आर स्क्वायर, यहाँ पे आर, सो एक आर यहाँ से कैंसिल हुआ, यहाँ पे हमारा बचा एक आर। फिर ये जो एम एंड एन स्क्वायर एच स्क्वायर है ये इधर जाएगा, सो ये क्या बनेगा, एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या आएगा, ये जो बाकी पोर्शन हैं यहाँ पे ये नीचे आएंगे, सो दिस विल बी 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, यहाँ से के जड ई स्क्वायर, इतना हमारे पास क्या आएगा नीचे। एंड यहाँ से बेसिकली एक एम और एम भी गया, सो यहाँ पे खाली एम बचेगा, ऊपर एम भी नहीं बचेगा, सो ऊपर बचेगा एम स्क्वायर एच स्क्वायर, नीचे 4 पाई स्क्वायर एम के जड ई स्क्वायर। सो ये यही यहाँ पे लिखा है, देखिए एम स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जड ई स्क्वायर। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इस हिसाब से मैंने डेरिवेशन खोल के लिखी है, अदरवाइज इसको मैं एक दो मतलब 3-4 स्टेप्स और कम भी कर सकता था। देयरफॉर आर हमारा निकला कितना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम की जड ई स्क्वायर। फिलहाल हमारा आर निकला, अभी हमारा लास्ट जो हमें निकालना है एंड रिजल्ट वो नहीं निकला अभी। नाउ ध्यान दीजिए, इसके बाद सो आर हमारा निकला एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जड ई स्क्वायर। नाउ मैं के का वैल्यू डालूंगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे मैंने के का वैल्यू डाला कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ हुआ क्या, यहाँ से 4 और 4 कैंसल, यहाँ से 1 पाई और ये पाई गया, जो एप्सिलॉन नॉट है ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। सो इक्वेशन क्या बचेगी, ऊपर एम स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड नीचे हमारे पास क्या रहेगा, नीचे एक यहाँ से पाई एक बचेगा, सो 1 पाई, फिर यहाँ पे हमारा एम बचा, एंड साथ ही में जड ई स्क्वायर बचा। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। फिर यहाँ से हमारी ये इक्वेशन निकली एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जड ई स्क्वायर। नाउ अब आप क्या करोगे, जो हमारे पास है एच यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, एम है, ई है, इनका वैल्यूज आप दोगे, ये इनके वैल्यूज़ हैं, ये इनके वैल्यूज़ हैं जो बार बार हमने देखे हुए हैं। सो जब आप इनके ये वैल्यूज़ यहाँ पे दोगे, सो एक हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एन स्क्वायर बचेगा, क्लियर, एक हमारे पास यहाँ पे एन स्क्वायर बचेगा, एंड दूसरा यहाँ पे हमारे पास जेड बचेगा, क्योंकि बाकी की हमने वैल्यूज़ दिए, बाकी कॉन्स्टेंट है, एच एप्सिलॉन नॉट एम ई एंड साथ में पाई, पाई भी कॉन्स्टेंट है 3.14, इनके वैल्यूज़ हमने दिए। सो इनके ये वैल्यूज़ एंड पाई का वैल्यू मिलाकर जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं वो कितना आता है 0.529, एंड यहाँ से क्या बचा एम स्क्वायर अपॉन जेड, ये किस में निकलता है, एंगस्ट्रॉम्स में। समझ में आया होगा, ये हमारे पास है डेरिवेशन रेडियस के लिए, ये हमारे पास है डेरिवेशन रेडियस के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस की डेरिवेशन। सो दोबारा दिखाने का मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, क्योंकि मैं आपको PDF भी भेजूंगा। नाउ यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि जो रेडियस हमारे पास होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी। अगेन वही चीज़ आपको लिखनी है जो हमने ऊपर रेडियस के लिए लिखा। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। वही डायग्राम, फिर वही चीज़, द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वही सभी कहानी, फिर पहला वही चीज़, वही हमने छापा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू के जड ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नाउ अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब यहाँ से बेसिकली इसमें आप क्या निकालोगे, mv स्क्वायर। सो mv स्क्वायर आपने निकाला, यहाँ से बेसिकली r किधर गया, r गया ऊपर, सो ये r जब ऊपर गया, ये r और ये r कैंसल, यहाँ पे एक r बचा क्योंकि r स्क्वायर। समझ में आया होगा। सो mv स्क्वायर हमारे पास बचा यहाँ पे इक्वल टू के जड ई स्क्वायर अपॉन r। इसके बाद वी नो दैट जो हमारे पास L होता है एंगुलर मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू mvr, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, दैट इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। सो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से बेसिकली आप R निकालोगे, क्या करोगे, R निकालोगे। सो निकालिए R, जो mv हमारे पास है वो नीचे आएगा, सो R हमारा क्या बचेगा, NH अपॉन 2 पाई इंटू mv। सो mv इसको यहाँ पे मल्टीपल होगा नीचे, सो R हमारा क्या निकलेगा, सिंपली ये R हमारा क्या निकलेगा, NH अपॉन 2 पाई mv। सो निकाला हमने ये R। नाउ इस इक्वेशन को ऑलरेडी हमने क्या नाम दिया है, इक्वेशन 1 नाम दिया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान दीजिए, जो इक्वेशन 1 हमारे पास है mv स्क्वायर अपॉन के जड ई स्क्वायर r, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें ये r का वैल्यू मैं पुट करूँगा, एंड r का वैल्यू मेरे पास कितना निकल के आया है, NH अपॉन 2 पाई mv। सो इसमें मैंने डाला क्या, r का वैल्यू, सो r हमारे पास कितना, NH अपॉन 2 पाई mv। सो हो गई ये इक्वेशन, ये वाला स्टेप भी क्लियर। नाउ इसके बाद
ध्यान दीजिए, जो 2πmv है ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीपल में। सो हमारे पास क्या बचेगा, के जड़ ई स्क्वायर 2πmv, नीचे बचा हमारे पास NH, नीचे बचा हमारे पास NH। देयरफॉर नाउ हुआ क्या, यहाँ से m और m गया, यहाँ से एक v एंड ये v गया। सो आपके पास क्या बचेगा, इस साइड में आपके पास बचेगा एक तो 2π, दूसरा के जड़ ई स्क्वायर एंड यहाँ पे NH। सो अगर आप देखोगे, देखिए 2π के जड़ ई स्क्वायर NH, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आती है वेलोसिटी के लिए, ये आपके पास इक्वेशन निकल के आती है वेलोसिटी के लिए। आई होप क्वाइट सिंपल है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज यहाँ पे एनर्जी के लिए, एंड इसलिए मैंने आपको बोला जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए दैट इज़ रेडियस एंड एनर्जी। सो इन तीनों में से मैं कहूँगा कि रेडियस एंड एनर्जी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रेडियस एंड एनर्जी जो आपका है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वेलोसिटी की तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। नाउ देखिए एनर्जी, वही चीज़, सेम चीज़ पहले आपको लिखनी है यहाँ पे भी। क्या, कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। फिर वही, द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर mv² इज इक्वल टू के जड़ ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बट यहाँ से अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप यहाँ से mv² निकालोगे। जब आप mv² निकालोगे, यहाँ से एक r, यहाँ से एक r कैंसिल गया, यहाँ पे एक r बचेगा हमारा। समझ में आया होगा। सो mv² हमारा निकला के जड़ ई स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वेशन 1। बट वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। सो आप क्या करोगे, ये जो mv² हमारे पास है इसमें ये वैल्यू आप डालोगे। सो इसमें आप क्या करोगे, ये वैल्यू डालोगे। सो आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 ऑफ, ऑलरेडी हमारे पास है mv² इतना हमारे पास निकला क्या, के जड़ ई स्क्वायर बाय आर, ये आप इसमें पुट करोगे। सो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकल के आएगी के जड़ ई स्क्वायर, नीचे हमारे पास 2r डिवाइड बाई 2r। अच्छा, ये आपने निकाली काइनेटिक एनर्जी। नाउ अभी आपको यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है टोटल, फिर टोटल को आपको बेसिकली n की फॉर्म में निकालना है। नाउ हमारे पास कुछ रिलेशंस होती हैं जो आपको पता होंगी कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास होती है इट इज़ नेगेटिव टाइम्स टोटल एनर्जी, या फिर टोटल एनर्जी जो होती है इट इज़ माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये होती है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, यानी कि दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। दिस इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। दिस इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मीनिंग काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज़ 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बट नेगेटिव, आगे लगा होगा। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ 2 टाइम्स, ध्यान दीजिए थोड़ा आपको यहाँ पे समझाएंगे। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। नाउ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आपने देखा कैसे हमने निकाला, मैं इसमें पुट करूँगा वो हमने निकाला के जड़ ई स्क्वायर अपॉन 2r। सो 2 और 2 यहाँ पे गया, हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के जड़ ई स्क्वायर अपॉन r, यही यहाँ पे लिखा है माइनस के जड़ ई स्क्वायर अपॉन r। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज रफ समझाने के लिए। नाउ टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों इक्वेशंस का हमें क्या करना है, एड अप करना है। दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज एड में यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी, बट उसका वैल्यू हमारे पास है नेगेटिव साइन में। फिर जो टोटल एनर्जी होगी इट विल बी बेसिकली माइनस के जड़ ई स्क्वायर अपॉन 2r, माइनस के जड़ ई स्क्वायर अपॉन 2r। अब कोई बोलेगा ये कहाँ से हुआ, ध्यान दीजिए ये भी मैं रफली सिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों का डाउट आता है। आई हैव ऑलरेडी सीन इन द क्लास। नाउ देखिए ये कैसे आया, ध्यान दीजिए। आप क्या करिए मेरी बात सुनिए। आप ये जो के जड़ ई स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसको आप क्या करिए, इसको आप फिलहाल भूल जाइए, ये हमारे पास दोनों में कॉमन है। नाउ इसमें आप क्या देखोगे, एक में हमारे पास है 1/2r, फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है r, 1/2r माइनस r। नाउ इसको सॉल्व करिए आप, बाकी कांस्टेंट रखिए, के जड़ ई स्क्वायर कॉमन निकालिए, या फिर चलिए बाहर निकालता हूँ मैं, वेट ए सेकंड यार। देखिए आपका डाउट यहीं पे ख़त्म। के जड़ ई स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/2r माइनस 1/r, 1/2r माइनस 1/r। नाउ इसको छोड़िए फिलहाल, के जड़ ई स्क्वायर को, इसको सॉल्व करिए। सो दिस विल बी, ये r इधर, ये 2r इधर, सो दिस विल बी r माइनस 2r अपॉन नीचे
2r², क्योंकि दोनों का मल्टीपल करना है। सो r-2r कितना होगा -r, नीचे हमारे पास 2r², यहाँ से एक r और एक गया, यहाँ से हमारे पास क्या बचा -1/2r, एंड साथ ही में हमारे पास मल्टीपल क्या है kz²। सो दिस विल बी -kz² अपॉन 2r। समझ में आया होगा। वेट अ सेकंड यार, कॉल आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी क्लास चल रही है, आई विल कॉल यू लेटर। यहीं से कॉल करूँगा, ठीक है ना? ओके ओके। kz² माइनस इनटू में -1/2r। सो ये क्या बनेगा, ये बनेगा kz² अपॉन 2r। समझ में आया होगा, समझ में आया होगा आपके लिए। चलिए रफ भी यहीं पे मैं रखूँगा, जो PDF है इसी में आपका रफ भी होगा। kz², यहाँ से kz² इनटू, फिर ये क्या बचेगा, ये बचेगा kz², नीचे क्या बचेगा r और r गया, यहाँ से क्या बचेगा माइनस बाहर, नीचे बचेगा 2r। ये हो गया आपका मामला सेट। नाउ देखिए वी हैव, इसके बाद अभी तो हमने एनर्जी की प्रॉपर इक्वेशन निकाली ही नहीं, ये तो हमने फिलहाल निकाला काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एंड टोटल। नाउ अब बेसिकली हमको इसको n की फॉर्म में निकालना है, यानी कि जो ऑर्बिट या फिर शेल्स है उसकी फॉर्म में हमें इसको निकालना है। ऑलरेडी हमने देखा था, अगर आपको याद होगा, r की एक इक्वेशन, जो r हमारे पास है इक्वेशन b, जब हमने r को डिराइव किया था, ये वाली इक्वेशन या फिर ये वाली इक्वेशन अगर आप देखोगे, सो इक्वेशन बी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो इक्वेशन बी का यूज़ करके, अच्छा शायद ये ए ही है, कौन सी है n² h² 4π² mkz²। हाँ इक्वेशन ए ही है। चलिए ए ही सही, जो हमारे पास ए है इसी का यूज़ करके। सो यहाँ पे आप लिखोगे ए, सो ए का यूज़ करके। नाउ आर हमारे पास ऑलरेडी था वहाँ पे m² h² अपॉन 4π² m, 4π², वेट ए सेकंड, ये सब चीज़ें रब करनी पड़ेगी, इनको मैं रब, क्योंकि यहाँ से ये रहा ना इसके साथ, या चलिए रहने देते हैं यहाँ पे 1/2r। अच्छा नाउ आर हमारे पास कितना, आर हमारे पास n² h² अपॉन 4π² mkz², जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास E, ध्यान दीजिए ये वाली इक्वेशन, E हमारे पास कितना -kz² अपॉन 2r, जो r यहाँ पे है ना इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, जो r यहाँ पे है इसको मैं ये वाली कहानी सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पे। सो ध्यान दीजिए, नाउ ये जो टोटल एनर्जी, इसको मैं अब E से लिखूंगा सिंपली, टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू -kz²। देखिए -kz², नीचे 2r, r की जगह मैं ये वैल्यू पुट करूंगा। सो दिस इज m² h² अपॉन 4π² mkz²। फिर इसके बाद होगा क्या, ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, यहाँ से -kz², यहाँ से मल्टीपल में 4π² mkz², नीचे 2 का मल्टीपल इन दो के साथ 2n² h²। समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है, बस आपको क्या करना है, 2 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ढंग से समझ में आएगा। फिर होगा क्या 4, ध्यान दीजिए 4 और 2, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। अच्छा और किसी की कटिंग होगी, अच्छा HN, अच्छा बाकी सेम रहेगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम। देखिए सो यहाँ से हमारा क्या बचा 2π², सो 2π², फिर m k, नाउ k और k क्या होगा k², z और z क्या होगा k² z², e² क्या होगा e4, यहाँ पे हमारा नीचे n² h², नीचे n² h²। समझ में आया होगा इक्वेशंस कहाँ से आई, यहाँ पे समझ में आया होगा इक्वेशंस यहाँ पे कहाँ से आई। नाउ इसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है, मामला सेट। नाउ ध्यान दीजिए, सो 2π² mk² z² e4 अपॉन n² h², इतना तो आपको समझ में आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, z और n पे ध्यान दीजिए, z² n², इनको हम अलग निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट क्या है 2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट। अच्छा
2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e कांस्टेंट, h कांस्टेंट, देयरफॉर इनका जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना निकल के आता है इन कांस्टेंट्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं इनका वैल्यू हमारे पास 13.6 निकल के आता है इनटू z²/m²। समझ में आया होगा, ये हमारे पास है एनर्जी की डेरिवेशन। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी डेरिवेशन आपके सामने है, सब कुछ मैंने समझाया है खोल के, डेरिवेशन में लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है। नाउ यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ से अब हम कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। ये वैल्यूज़ आपको रट्टा याद रखने हैं, क्योंकि जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखेंगे जो आपके बोर्ड में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, वहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ पुट करने हैं। सो ये वैल्यूज़ आपको रट्टा मारने हैं, ये वैल्यूज़ आपको क्या करने हैं, रट्टा मारने हैं। इनको हम निकाल भी सकते हैं, बट बेटर इज़ यहाँ पे आप रट्टा इनको याद रखो। नाउ देखिए ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे हमारे पास। नाउ देखिए, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, सो हाइड्रोजन के लिए जो हमारे पास Z होता है एटॉमिक नंबर, दैट इज़ इक्वल टू 1। जो Z होगा ये 1 होगा। सो ये तो गया यहाँ से, ये हमारे पास फिक्सड है। नाउ एक ही हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है, दैट इज़ n²। सो n पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी के वैल्यूज़ क्या आएंगे, n पे डिपेंड करेगा। सो E हमारे पास क्या है, E हमारे पास है -13.6/n², क्योंकि Z हमारे पास फिक्सड हो गया 1² का वैल्यू कितना होता है 1 ही। सो इसको आप भूलिए, Z² को आप भूलिए। सो जो n का वैल्यू बनेगा वही डिसाइड करेगा कि E क्या निकलेगा, जो n का वैल्यू बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें n = 1 डालूँ, सो ये वैल्यू कितना बनेगा -13.6 ही, नीचे 1² 1 ही होता है। सो दिस विल कम आउट टू बी -13.6। अगर मैं इसमें n का वैल्यू 2 डालूँ, सो -13.6 डिवाइड बाई 2² यानी कि 4, 13.6 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 3.4। समझ में आया होगा। सो 3.4। अगर n = 3 इसमें डालोगे, या फिर आप इसमें डालिए, वटेवर आप इसमें डालिए। सो अगर आप इसमें n का वैल्यू क्या डालोगे, n का वैल्यू 3 डालोगे यानी कि 9। सो वैल्यू क्या बनेगा, ये कैसे निकलेगा 1.5, दिस विल बी फ्रॉम 13.6 डिवाइड बाई 9। ये कैसे निकलेगा 0.85, दिस विल बी फ्रॉम 13.6 डिवाइड बाई 16। ये कहाँ से निकलेगा 13.6 डिवाइड बाई 25। ये वैल्यू कहाँ से निकलेगा 13.6 डिवाइड बाई 6² कितना हो गया हमारे पास 36। सो ये वैल्यूज़ आपके निकलेंगे। समझ में आया होगा, ये वैल्यूज़ कैसे निकलते हैं आपको वो याद नहीं रखने, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रखने हैं। 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54, 0.38। सो 3-4 बार रीड आउट करिए, याद रहेगा। 3.6, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85, 0.54, 0.38। इनको आपको याद रखना है, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको याद रखना है। एंड ये किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये अब हमें आगे काम आएंगे। सो ये आपने देखें एनर्जी के वैल्यूज। नाउ स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ इसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन देखनी है। जो हमारे पास इक्वेशन होती है 1/λ, एंड 1/λ की अगर हम बात करें, यानी कि एंगुलर वेव नंबर जो बेसिकली आप यहाँ से निकालते हो, 1/λ हमारे पास होता है r इंटू 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। एंड r जो यहाँ पे हमारे पास होता है, इट इज़ राइडबर्ग कांस्टेंट। n1 का वैल्यू क्या होता है, n1 इज नंबर ऑफ ऑर्बिट टू विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, यानी कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, सो दैट इज नोन एज n1। अच्छा, n2 जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, यानी कि फ्रॉम जहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है, यानी कि जिस लेवल पे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 2 लेवल, लेट दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, लेट दिस इज n1, ये हमारे पास होगी n2। सो n1 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट टू विच एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, वो ऑर्बिट जिस पे इलेक्ट्रॉन फॉल हुआ, यानी कि इस ऑर्बिट में फॉल हुआ। n2 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम विच, n2 क्या है जहाँ से आया, वो कहाँ से आया, यहाँ से आया। सो ये है n1 एंड n2 हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। देन इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, इसी के बेस पे हमारे पास जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसमें अलग अलग सीरीज हम देखते हैं। पहली जो सीरीज है इट इज़ लाइमन सीरीज, फिर बामर, पेस्टन, ब्रैकेट, फंड। इनको आपको याद रखना है किसी भी हालत में, लाइमन, बामर, पेस्टन, ब्रैकेट, फंड। अच्छा, फिर इनका रीजन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे। लाइमन जो है ये अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, दिस इज विजिबल, दिस इज इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। सो UV, दिस इज अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। आप लिखना प्रॉपर विजिबल, फिर लिखना
इंफ्रारेड, ये है अल्ट्रावायलेट। सो ऐसे आप लिखना। सो ये आप याद रखोगे। सो पहला, लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई करती है? अल्ट्रावायलेट। बामर विजिबल, ये तीन एक ही में, यानी कि इंफ्रारेड में। अच्छा, फिर यहाँ से इनके लिए वैल्यूज लोअर एनर्जी वैल्यू N1, ध्यान दीजिए। लाइमन के लिए N1 कितना 1, N2 कितना 2 3 4 सो ऑन, 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, फिर बामर के लिए N1 कितना 2, फिर 3 4 5 6 सो ऑन। अच्छा, फिर हमारे पास ध्यान दीजिए, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास है यहाँ पे इसी हिसाब से पेस्टन 3, यहाँ पे N1 का वैल्यू हमारे पास कितना 3, N1 का वैल्यू हमारे पास कितना 3, फिर 4 5 6 4 5 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, वेट ए सेकंड यार, किधर भाग रही है? ध्यान दीजिए, लाइमन में N1 का वैल्यू कितना 1। अच्छा, बाकी क्या N2 क्या हो सकता है? 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लाइमन सीरीज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आ सकता है, 3 से 1 आ सकता है, 4 से 1 आ सकता है। अगर यहाँ पे नेक्स्ट 5 होगा, 5 से 1 आ सकता है, 6 से 1 आ सकता है, 7 से 1 आ सकता है, कामा इन्फिनिटी से 1 आ सकता है। समझ में आया होगा। बामर में इसी हिसाब से 3 से 2 आएगा, 4 से 2 आएगा, 5 से 2 आएगा, 6 से 2 आएगा, 7 या फिर इन्फिनिटी से किधर आएगा? 2 आएगा। समझ में आया होगा। सो ये हमारे पास है N1 एंड N2 के वैल्यूज़ जो आपको याद रखने हैं। सो जो आपको याद रखने हैं, कैसे याद रखने हैं? यहाँ पे 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ से 1 आया, नेक्स्ट क्या होगा 2, यहाँ से 2 आया, नेक्स्ट क्या होगा 3, यहाँ से 3 आया, नेक्स्ट क्या होगा 4 5 6। अच्छा, यहाँ पे 4 आया है 5, 5 आया है 6, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। सो ये आप देखोगे। नाउ इसी के बेस पे हम क्या देखेंगे? ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्वेश्चन है ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से इस साइड में जो ये वाला साइड है, बेसिकली यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ से आप देखोगे जो हमारे पास ऑर्बिट है, इस साइड में आप क्या देखोगे? इस साइड में आप बेसिकली ऑर्बिट देखोगे। एंड इस साइड में हम क्या शो करेंगे? इस साइड में हम एनर्जी लेवल शो करेंगे या फिर एनर्जी। नाउ ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास n कितना है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 4, याद करिए जो वैल्यूज़ मैंने अभी आपको बोले। n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, एनर्जी के वैल्यूज़ क्या है? 13.6 हमारे पास, फिर 3.4 1.5 0.85 0.54 0.38। सो ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखने हैं। नाउ ध्यान दीजिए, n इक्वल टू 1, इस साइड में आप क्या करोगे? इस साइड में आप लिखोगे -13.6, यहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास, फिर 3.4 माइनस, अच्छा फिर यहाँ पे -1.51, अच्छा फिर हमारे पास -0.85, अच्छा फिर 0.8 0.5, हाँ 0.54, फिर इसके बाद 0.38, इसके बाद 0.3, इतना आप लिखोगे एंड यहाँ पे लिखोगे आप 0। अब ये वाला क्या शो कर रहा है? लेट एनर्जी कितनी? 0, क्योंकि ये किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? यहाँ पे इनफाइनाइट ऑर्बिट को। ये किसको यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? इनफाइनाइट ऑर्बिट को। नाउ ध्यान दीजिए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 अभी आपने देखा किस में वैल्यू है? n इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए ज़रा, n इक्वल टू 1, n स्पेशली n1 इक्वल टू 1 किस में है? हमारे पास लाइमन में। नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या है इसमें? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट यही वैल्यूज़ हैं इसमें, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यही वैल्यूज़ हैं इसमें। नाउ ध्यान दीजिए, एनर्जी लेवल को आप कैसे ड्रा करोगे? नाउ देखिए, देखिए दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, एंड ये हमारे पास है इनफाइनाइट। नाउ जो हमारे पास पहली सीरीज है लाइमन में क्या होगा? लाइमन में एक तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? 2 से 1 आएगा, अच्छा दूसरा 3 से 1 आएगा, फिर 4 से 1 आएगा, फिर 5 से 1 आएगा, इसी हिसाब से 6 से 1 आएगा। अगर 7 भी मैंने बनाया होता है 7 से 1 आएगा, फिर इसी हिसाब से क्या आएगा? इन्फिनिटी से 1 आएगा। सो ये मैंने एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा की किसके लिए? लाइमन के लिए। समझ में आया होगा। सो ये मैंने क्या की? एनर्जी लेवल डायग्राम क्या की? ड्रा की यहाँ पे लाइमन के लिए। एक बार फिर मैं बनाऊँगा, ध्यान दीजिए। सो ये है लाइमन के लिए, दिस 2 to 1, दिस इज 3 to 1, दिस इज 4 to 1, ये है 5 to 1, ये है 6 to 1, दिस इज इन्फिनिटी टू 1,
एंड नीचे आप लिखोगे दिस इज लाइमन के लिए। नेक्स्ट चलिए कोई और कलर ले लेते हैं, दिस वन। नेक्स्ट बामर के लिए, बामर के लिए कहाँ से आएगा, टू टू टू, ध्यान दीजिए ये मतलब कहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन, टू, लेवल टू में आएंगे, ध्यान दीजिए लेवल टू में आएंगे। सो टू में आएंगे कहाँ से, 3 से 4 5 6 सो ऑन, सो टू में आएंगे, ध्यान दीजिए दिस इज टू, ध्यान दीजिए कैसे बनाना है। सो कहाँ से आएगा, पहला पहला आएगा 3 to 2, नेक्स्ट आएगा 4 से 2, इसके बाद आएगा 5 से 2, इसके बाद आएगा 6 से 2, इसके बाद आएगा 7 से 2, 8 से 9 से, फिर आएगा इन्फिनिटी से 2। सो ये हमारी कौन सी सीरीज यहाँ पे है, बामर। बामर की लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ध्यान दीजिए लाइमन, बामर, इसके बाद हमारे पास क्या है, पेस्टन। पेस्टन के लिए N1 कितना, 3। सो इस लेवल में इलेक्ट्रॉन्स फाल करेंगे। सो कहाँ से आएगा, 4 से 3, फिर आएगा 5 से 3, फिर आएगा 6 से 3, 7 से 3, 8 से 9 से, फिर आएगा इन्फिनिटी से 3। सो ये कौन सी सीरीज हमारे पास, पेस्टन, लाइमन, बामर, पेस्टन। इसके बाद ब्रैकेट एंड फंड। नाउ ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए N1 कितना, 4। सो कहाँ से आएगा, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4, 9 10 11 से 4, एंड लास्ट पे आएगा इन्फिनिटी से 4। सो ये कौन सी सीरीज हमारे पास, ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। लास्ट वन हमारे पास, लास्ट वन हमारे पास क्या है, लास्ट वन हमारे पास है फंड। ध्यान दीजिए फंड, फंड के लिए, फंड के लिए N1 कितना, 5। सो कहाँ से आएगा, 6 से 5, 7 से 5, 8 से 5, 9 से 5, फिर इन्फिनिटी से 5। समझ में आया होगा मामला क्या है। सो देयरफॉर कहाँ से आएगा, 6 से आएगा 5, फिर आएगा 7 से 5, 8 से 5, 9 से 5, लास्ट पे आएगा इन्फिनिटी से 5। सो ये कौन सी सीरीज हमने बनाई, ये हमने बनाई फंड। ये फंड के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम है। हो गया आपका क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था शायद 2 साल पहले। ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए कितना ईजी, बस ये वैल्यूज आपको याद रखने, ये वैल्यूज आपको याद रखने। फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपने ये वैल्यूज याद रखे, फिर आपको ये याद रखना है कि किस में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड सिंपली ये आपको याद ही रहेगा 1 2 3 4 5, बस इतना याद रखना है। यहाँ से जो नंबर यहाँ पे आया उसके बाद वाला नंबर आपको यहाँ पे लेना है इस साइड। हो गया मामला। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन एनर्जी, इसकी नीड नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी नीड नहीं है। नाउ लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ये आप पढ़ोगे। अच्छा लिमिटेशन क्या है, 3 4 हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी देखते हैं। पहला, इट ओनली एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जो स्पेक्ट्रा है ये खाली किसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया, हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर जो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ हैं यानी कि He पॉजिटिव के लिए या फिर Li2 पॉजिटिव के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे He पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, Li2 पॉजिटिव में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3, बट Li2 पॉजिटिव जब 2 लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, हीलियम जब 1 लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। सो इनके लिए, सो इट ओनली एक्सप्लेन्स लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये होता है। अच्छा फिर दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड फाइन स्पेक्ट्रा जो है ये खाली लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया, फाइन स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। साथ ही में जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट जो है इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। साथ ही में जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है ड्यूअल नेचर का एंड हिल्सनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो ये है लिमिटेशंस। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। देखिए नाउ अब हम देखेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता क्या है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ, न्यूक्लियस को किन साहब ने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। अच्छा न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्जड देखा हमने, ये एटम हमारा, ये इसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्जड एंड होता है कोर या फिर सेंटर ऑफ एटम। अच्छा फिर जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन।
जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, शेल्स में घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स शेल में घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो ये सब चीज़ें तो आपको पता होंगी। प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन्स क्या है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्जड। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स आपसे पूछे जाते हैं, एंड यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं शो करूँगा, दैट इज आइसोटोप इंपॉर्टेंट है, आइसोबार इंपॉर्टेंट है, आइसोटून्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी आपको दिखाते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए आइसोटून्स इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, ये 4 इंपॉर्टेंट है, बट बाकी को भी देखेंगे। देखिए सिंपल चीज़ें हैं। न्यूक्लियॉन हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। इसके बाद एटॉमिक नंबर Z, ये हो गया हमारा एटॉमिक नंबर Z। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ये किसके बराबर होता है, Z इज सिंपली इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं एक न्यूक्लियस में। सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, अच्छा लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर 3। सो आप सिंपली क्या बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, हीलियम में 2, यहाँ पे इसी हिसाब से। सो सिंपली आपको याद रखना है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर मैस नंबर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे मैस नंबर की। सो XAZ, सो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है मैस नंबर, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि जो मैस नंबर है बेसिकली ये किसके बराबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मैस इज सिंपली मैस ऑफ प्रोटॉन एंड मैस ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पास है एटम, ये इसका न्यूक्लियस में क्या होंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रल न्यूट्रॉन। सो न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, देयरफॉर न्यूक्लियर मैस इन्हीं के कारण होगा, न्यूक्लियर मैस होगा मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन। आगे बढ़िए, न्यूक्लाइड, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हम लिखते हैं XAZ, इसमें जो X हमारे पास होता है इट इज़ न्यूक्लाइड। नाउ आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, पहले देखेंगे आइसोटोप्स। नाउ आइसोटोप्स की अगर मैं बात करूँ, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th से ही, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के होते हैं। देखिए हाइड्रोजन यानी कि हम देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। सो जो आइसोटोप्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, वेरिएशंस, एक एलिमेंट में कितनी वेरिएशंस आपको दिखने को मिलती है, ये बेसिकली होती हैं वेरिएशंस। सो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन के आइसोटोप सेम एलिमेंट के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जिनमें एटॉमिक नंबर आपको सेम दिखेगा बट डिफरेंट मैस नंबर। सो देखिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमारे पास, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सो 1H1 प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, 1H1, 1H2, 1H3 हमारे पास, 1H1, 1H2, 1H3 हमारे पास। ये क्या हमारे पास है, आइसोटोप्स किसके, हाइड्रोजन के हमारे पास, ये हमारे पास है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एंड जो ड्यूटेरियम होता है 1H2 हमारे पास, ये होता है मोस्ट स्टेबल, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, हैवी हाइड्रोजन। जो ड्यूटेरियम हमारे पास होता है इसको हम बोलते हैं ये है स्टेबल एंड हैवी हाइड्रोजन। सो इनमें आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, इनमें आपको क्या दिख रहा है, 1 1 1। सो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, इसका मैस नंबर 1, इसका 2, इसका 3 हमारे पास, समझ में आया होगा। सो इन्हीं को क्या हम बोलते हैं, आइसोटोप्स, या फिर क्लोरीन के आइसोटोप्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 फिक्सड होगा। सो एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मैस नंबर 35, मैस नंबर 37, समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सिमिलरली आइसोबार में क्या होगा, आइसोबार में अब बेसिकली इसका उल्टा होगा, क्या, इसमें सेम मैस नंबर होगा, यहाँ पे क्या था, डिफरेंट मैस नंबर, अब यहाँ पे सेम मैस नंबर होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा मीन्स एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हीलियम के आइसोबार्स, कार्बन एंड नाइट्रोजन के आइसोबार्स। सो देखिए 1H3, 2H3, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है आइसोबार्स। या फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्बन एंड नाइट्रोजन को, सो यहाँ पे C614, यहाँ पे N714। सो इनमें क्या आपको दिख रहा है, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, बट दोनों के लिए जो मैस नंबर है सेम है। अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो कार्बन कितना, एटॉमिक नंबर 6 कैरी कर रहा है, नाइट्रोजन 7, बट दोनों में अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, सेम मैस नंबर। सो इनको हम बोलते हैं क्या, दीज आर आइसोबार्स।
सो सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिनमें आपको क्या मिलेंगे? जिनमें आपको सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, जिनमें आपको सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 14, ये आपस में क्या है? दीज आर आइसोटोन्स। ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं, ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। आइसोटोन्स कैसे हैं? क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी हमने देखा, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स इट इज़ इक्वल टू सिंपली मास नंबर माइनस यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यानी कि ए माइनस जेड। न्यूट्रॉन्स होते हैं ए माइनस जेड। सो 13 माइनस 6 अगर आप करोगे दैट विल बी 7, 14 माइनस 7 अगर आप करोगे दैट विल बी 7। सो 13 माइनस 6 कितना? 7, 14 माइनस 7 भी 7 होता है। सो 7 यहाँ पे कॉमन निकला। सो कैसे निकला? जब आपने ए में से जेड को सब्ट्रैक्ट किया। 13 माइनस 6, 13 माइनस 6, 14 माइनस 7, दोनों का रिजल्ट क्या निकला? 7। सो दोनों में क्या है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ में आया होगा। सो 13 माइनस 6 7, यहाँ पे 14 माइनस 7 7। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हमारे पास क्या होते हैं? ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, अल्मोनियम एटॉमिक नंबर 13। नाउ अगर मैं Na पॉजिटिव लिखूंगा, Na पॉजिटिव मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 10। मैग्नीशियम के पास थे 12 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव मैंने लिखा। अब इसने 2 लूज किए, अब कितने इसमें रह गए? 10। अल्मोनियम के पास 13, इसने 3 लूज किए, अब इसके पास भी 10 रह गए। सो ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या हम बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आइसोस्टर्स याद रखने की नीड नहीं है, छोड़िए। नेक्स्ट इज हमारे पास डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, AMU। हमें क्या डिफाइन करना है? हमें डिफाइन करना है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो AMU एटॉमिक मास यूनिट। नाउ आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा, देखिए आपने एटॉमिक मास पढ़ा होगा। जो एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है? सिंपली अभी भी गला ख़राब है एंड इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम इन विंटर्स गला ठीक होने में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ जो एटॉमिक मास हमारे पास होता है, ये सिंपली क्या होता है? मास ऑफ वन एटम हमारे पास। एंड जो एटॉमिक मास है इसको हम 2 तरीक़ों से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एक हमारे पास होता है AMUs में एंड दूसरा हमारे पास होता है ग्राम्स में। यानी कि जो एटॉमिक मास है, मैं एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, जो एटॉमिक मास हमारे पास है इसको हम या तो AMU में एक्सप्रेस कर पाते हैं या तो ग्राम्स में एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली AMU एटॉमिक मास यूनिट। नाउ एटॉमिक मास यूनिट क्या हमारे पास होता है? डेफिनेशन यहाँ पे है, देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम। आप ये मानिए, देखिए सिंपली आप कैसे याद रखोगे? ये हमारे पास है कार्बन एटम, ये हमारे पास है इतना कार्बन एटम जो मैंने ये बनाया है, दिस इज कार्बन एटम। सिंपली आप ऐसे याद रखोगे डेफिनेशन को। ये हमारे पास क्या है? कार्बन एटम। नाउ ये जो कार्बन एटम है इसके अगर आप क्या करोगे? 12 टुकड़े करोगे। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है कार्बन एटम एंड इसने इसके आपने यहाँ पे कितने किए? 12 टुकड़े। फिर अगर आप किसी एक को भी उठाओगे, कोई एक आप रेंडमली सेलेक्ट करिए, लेट मैंने ये सेलेक्ट किया रेंडमली, इसका जो मास हमारे पास होगा एक टुकड़े का, यानी कि 1/12 का, यानी कि जो 12वां पार्ट होगा, इसका जो मास होगा वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। समझ में आया होगा। सो इट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। सो आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, फिर या फिर ऐसे आप लिखोगे एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज मेजर ऑफ इट इज एटॉमिक मास। सो इससे हम एटॉमिक मास को भी मेजर करते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ kg, इन टर्म्स ऑफ kg, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं इन टर्म्स ऑफ AMU। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। देखिए एक AMU जो हमारे पास होता है, 1 एटॉमिक मास, इट इज़ बेसिकली 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना है, एक एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। फिर मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लिखें इन टर्म्स ऑफ AMU, देखिए मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इन टर्म्स ऑफ AMU, इट इज़ 1.0073 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 0.0055 या फिर 0.00, यहाँ पे आप इसको 6 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके। सो ये हमारे पास हैं वैल्यूज़ जो आपको याद रखने हैं।
इसके बाद व्हाट इज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन AMU एंड मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटॉमिक मास यूनिट एंड मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ पे सिंपली आप उसको एग्जामिनर को यहाँ पे लिख के दोगे कि एक AMU भाई साहब होता है 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक AMU जो हमारे पास होता है, एक AMU हमारे पास कितना होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक AMU होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू एंड ये 3 वैल्यूज़ तो आपको याद रखने ही रखने। सो 5 वैल्यूज़ यहाँ पे, एक AMU, फिर मैस ऑफ प्रोटॉन, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर एक AMU होता है हमारे पास 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर न्यूक्लियर साइज, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिंपल सी इक्वेशन है न्यूक्लियर साइज। नाउ न्यूक्लियर साइज यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे पास है इसका साइज अगर हमें निकालना होगा, जो न्यूक्लियस हमारे पास है ये किस शेप का हमारे पास है, इसको हम एज्यूम करते हैं स्फेरिकल। सो ये किस शेप का है, स्फेरिकल। देयरफॉर जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी बेसिकली ऑफ स्फीयर, एंड देयरफॉर इसमें जो वॉल्यूम होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। देयरफॉर जो यहाँ पे वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे न्यूक्लियस इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर ए। देयरफॉर मैं लिखूंगा कि V हमारे पास क्या होगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, इट इज़ 4/3 पाई आर क्यूब, जो आप क्लास 9th 6th में पढ़ते थे, जब आप 3D पढ़ते थे 3D जियोमेट्री, वहाँ पे आप पढ़ते थे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या हमारे पास है यहाँ पे मास नंबर, और 4/3 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट। सो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से आर क्यूब एंड ए बचेगा, क्योंकि बाकी 3 क्या है यहाँ पे इनको कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास क्या है कॉन्स्टेंट। सो रिलेशन में ये नहीं आएंगे। देयरफॉर आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और ये क्यूब इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा ये क्या बनेगा 1/3, जब ये क्यूब इधर चढ़ेगा दिस विल बी 1/3। सो आर इज प्रपोर्शनल टू ए पावर 1/3, और प्रपोर्शनलिटी को हटाओ, यहाँ पे लगाओ R0 जो कि एक कॉन्स्टेंट है, एंड इसका वैल्यू हमारे पास कितना होता है 1.2 फर्मी। इसका वैल्यू हमारे पास होता है 1.2 फर्मी बेसिकली अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा। सो R इज इक्वल टू R0 A रेज़ पावर 1/3, एंड दिस इज नीट की फेवरेट इक्वेशन है जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी कभी कभार पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी मैंने दिखाए इस इक्वेशन के ऊपर थोड़ा बहुत। शायद न्यूक्लियर डेंसिटी पढ़ने की नीड नहीं है, छोड़िए इसको। नेक्स्ट इज यहाँ पे डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स, राइट डाउन इट इज प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास जल्दी जल्दी खत्म करेंगे नाउ। द फोर्स दैट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस ये हमारे पास है एटम, ये हमारे पास है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी कि वो फोर्स जो इन दोनों प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को आपस में बाइंड करके रखता है, जोड़े रखता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम में जो होते हैं वो हेल्ड होते हैं किनसे, कोलम्बिक फोर्स से या फिर कोलम्बस फोर्स से, एंड न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं एक एटम में दीज आर हेल्ड बाय न्यूक्लियर फोर्स। सो इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड बाय कोलम्बस फोर्स एंड न्यूक्लियॉन्स हेल्ड बाय न्यूक्लियर फोर्स। देन जो न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारे पास इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स में हमारे पास क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा, ध्यान दीजिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान दीजिए टू दी पॉइंट लिखना होता है। अगर उसने पूछा राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, तब आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, ना ये लिखना है यहाँ पे कि इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, तब आपको सीधे मतलब की बात, सीधी बात, नो बकवास। एग्जाम में यही चलता है, स्पेशली अगर आपको मार्क्स चाहिए 12th में या फिर मेडिकल स्ट्रीम में। नाउ सो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिखनी है। अगर वो बोल रहा है कि डिफाइन न्यूक्लियर फोर्स, तब आपको ये भी डिफाइन करना है, ये डिफाइन करोगे, ये पॉइंट भी साथ में लिखोगे। एंड अगर खाली पूछे राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज, तब ये लिखना। नाउ प्रॉपर्टीज, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, पहला नेचर किसका, न्यूक्लियर फोर्स का, इट इज अट्रैक्टिव। अगर डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी 1 फर्मी तक, अगर हमारे पास डिस्टेंस होगी 1 फर्मी, बताइए फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर इतनी डिस्टेंस हमारे पास है, इस डिस्टेंस में हमारे पास जो लगने वाला फोर्स होता है, सो इस केस में जो न्यूक्लियर फोर्स होगा ये क्या होगा, अट्रैक्टिव। रिपल्सिव, अगर डिस्टेंस होगी लेस देन 0.5 फर्मी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है इट इज़ लेस देन 0.5 फर्मी, सो इन दोनों के बीच होगा रिपल्शन। अगर इससे ज़्यादा डिस्टेंस हुई, यानी कि अप टू अबाउट 1 फर्मी हुई, तब इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। नाउ ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। अगर आप देखोगे न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, दिस इज यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। सो न्यूक्लियर फोर्स का रेंज देखिए 10⁻38 टाइम्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल, यानी कि अगर आप ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स को कंपेयर करोगे, देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, इसका वैल्यू निकल के आता है 10⁻38, इसका वैल्यू 1। आप इमेजिन करके देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो 10⁻38 इज टू 10⁻36 इज टू 1, डायरेक्टली इज टू 1। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि ये जनरली क्या होता है ऑर्डर ऑफ फर्मी। अच्छा, ओनली अप टू एन ऑर्डर ऑफ 3.3 to 4 फर्मी एंड शो सैचुरेशन इफेक्ट, यानी कि सैचुरेशन इफेक्ट मतलब जो न्यूक्लियंस होते हैं इंटरेक्ट करते हैं ओनली विद दी नेबरिंग न्यूक्लियंस, यानी कि न्यूक्लियंस से ही क्या करते हैं इंटरेक्ट करते हैं। एंड जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। फिर इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं होता, यानी कि प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के बीच ओकर करेगा, यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के बीच, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच भी ओकर कर सकता है। सो ये क्या होता है चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। फिर इट इज शिप इंडिपेंडेंट, ये बेसिकली क्या होता है शिप इंडिपेंडेंट हमारे पास होता है। एंड जहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास सैम शिपन होगा, सैम शिपन के केस में क्या होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा। एंड इट्स ए नॉन सेंट्रल फोर्स। नॉन सेंट्रल फोर्स मतलब जहाँ पे जनरली एफ जो हमारे पास होता है, यहाँ पे उतना टाइम नहीं है समझाने के लिए, सिंपली आप ये याद रखिए जहाँ पे एफ इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r², एफ इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये क्या होते हैं नॉन सेंट्रल फोर्स हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, वेरी इंपॉर्टेंट। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियन। पहला मास डिफेक्ट, व्हाट इज मास डिफेक्ट। देखिए अगर मास डिफेक्ट पूछे मास डिफेक्ट ही आंसर करना, अगर पूछे व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन छोड़िए इसको नहीं करना, अगर पूछे व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी या फिर डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी तब बाइंडिंग एनर्जी लिखना, जो पूछे वही वही लिखना। नाउ व्हाट इज मास डिफेक्ट, द डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे पास है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस ओवरऑल, अगर मैं इसका मैस निकालूं, न्यूक्लियस का मैस निकालूं एंड इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, अगर मैं इनका मैस निकालूं, अगर हमारे पास इनमें डिफरेंस आ रहा है तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं मैस डिफेक्ट, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं उसी चीज़ को हम बोलते हैं मैस डिफेक्ट, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं मैस डिफेक्ट। नाउ ध्यान दीजिए, हमने देखा ये हमारे पास होता है कोई भी एलिमेंट जिसको हम ऐसे शो करते हैं एक्स ए जेड। नाउ जेड हमारे पास क्या होते हैं, जेड हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर, एंड ए माइनस जेड क्या होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखा हमने। सो ए माइनस जेड होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर या फिर सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड लेट एम पी इज मास ऑफ प्रोटॉन, एम एन इज मास ऑफ न्यूट्रॉन। देयरफॉर जो मास डिफेक्ट होगा वो क्या होगा इक्वल टू, mass defect will be equal to, it is denoted by delta m, it is equal to z into mp, it is z into mp, z क्या हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू हमारे पास mp यानी कि mass ऑफ प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू mass ऑफ प्रोटॉन, सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू mass ऑफ प्रोटॉन यानी कि टोटल प्रोटॉन्स का। फिर a माइनस जेड एम एन, a माइनस जेड एम एन, a माइनस है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि टोटल मास निकलेगा। सो ये बेसिकली हमारे पास क्या निकलेगा टोटल मास किसका प्रोटॉन का, एंड इतना हमारे पास क्या निकलेगा टोटल मास किसका यहाँ पे न्यूट्रॉन का। इन दोनों का ऐड करेंगे हम, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे इसमें मास सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बेसिकली हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मास डिफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारे पास मास डिफेक्ट होता क्या है, हमारे पास जो मास डिफेक्ट होता है ये क्या होता है। सो एम यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे एम लिखा हुआ नहीं है, आप इसको भी राइट करोगे, वेट अ सेकंड, यहाँ पे लिखना जो एम हमारे पास है, एम इज बेसिकली मास ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आया। सो हमने किसका मास निकाला पहले, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। सो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन हमने निकाला, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट क्या किया, इसमें हमने सब्ट्रैक्ट किया जो मास ऑफ न्यूक्लियस है। अगर यहाँ से कुछ डिफरेंस आई वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा मास डिफेक्ट कहलाएगा, वही हमारा मास डिफेक्ट कहलाएगा। सो जेड एम पी ये जो हमारे पास है जेड एम पी
इतना ZmP, it is basically total mass of proton. A minus ZmN, this is total mass of neutron and this is mass of nucleus. So M हमारे पास क्या है, mass of nucleus. एंड आई होप आप इजीली 2 दिन में इसका रिवीजन करोगे. नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी. नाउ बाइंडिंग एनर्जी सिंपली कुछ नहीं करना है आपको. नाउ एनर्जी हमारे पास होती है E इज इक्वल टू mc². जो आपने ऊपर m का वैल्यू निकाला वही इसमें पुट करना है. जो आपने ऊपर m का वैल्यू निकाला वही पुट करना है. आपकी इक्वेशन निकल के आएगी अगर आप इक्वेशन से डर रहे हो. सो बाइंडिंग एनर्जी, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड, इट इज बाइंडिंग एनर्जी. जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है हमारे पास, जो एनर्जी इक्विवेलेंट होती है किसकी, मास डिफेक्ट की, एक न्यूक्लियस की मास डिफेक्ट में, सो वो हमारी एनर्जी क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी. या फिर इट इज़ द एनर्जी विच द न्यूक्लियॉन्स गिव बाय वर्च्यू ऑफ देयर अट्रैक्शन टू फॉर्म न्यूक्लियस. ये यानी कि वो एनर्जी जो न्यूक्लियॉन्स देते हैं, क्लियर, जब वो न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं. या फिर इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप. यहाँ पे मेन चीज़ ये याद रखिएगा, ब्रेकअप ऑफ न्यूक्लियॉन इन टू इट्स कॉन्स्टेंट प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स. यानी कि एक न्यूक्लियॉन को हमें ब्रेकअप कराना है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में अलग अलग. सो इस केस में हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी. उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इसी एनर्जी को हम बोलेंगे बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी. सो आप ऐसे याद रखना, बाइंडिंग एनर्जी, बी फॉर बाइंडिंग, बी फॉर ब्रेकअप, आप कभी नहीं बोलोगे. सो बाइंडिंग एनर्जी ब्रेकअप, बाइंडिंग एनर्जी ब्रेकअप. सो बाइंडिंग एनर्जी required to break up nucleon into its constituent proton and neutrons. इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है. इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है सिंपल. इक्वेशन क्या है, एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू mc². एंड बताइए, ऊपर हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है, ऊपर हमने ऑलरेडी वैल्यू निकाला हुआ है डेल्टा m का. कितना निकाला था, इतना निकाला था, ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस M. सो बस ये आपको यहाँ पे डालना है इंटू c², मामला ख़त्म. अच्छा, इतना ही एग्जाम में आप लिखना. अगर एग्जामिनर ने पर्टिकुलरली पूछा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, तब कुछ नहीं करना, बस आपको मल्टीपल करना है. यहाँ पे क्या, अरे किधर गया यार, अच्छा, अगर एग्जामिनर ने पूछा इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट बताओ, सो उस केस में आप क्या करोगे, डेल्टा EB यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931.5 या फिर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ये हमारी इक्वेशन होगी, ये हमारी क्या होगी इक्वेशन इस केस में. ये तो होगी बाइंडिंग एनर्जी. नेक्स्ट हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. नाउ ध्यान दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आपसे पूछेगा ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. सो यहाँ पे आप इस केस में डेफिनेशन भी लिखना. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज एनर्जी needed to separate a nucleus into its individual nucleons. यानी कि एक न्यूक्लियस को हमें क्या करना है, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में क्या करना है, तोड़ना है. एक न्यूक्लियस को हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए, एक न्यूक्लियस को हमें क्या करना है. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस, इसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स, इसके अंदर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियॉन्स. दिस इज न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस. इसको मैं एनर्जी दूँ, कितनी एनर्जी दूँ, ताकि ये टूटे किन में, ये टूटे बेसिकली किन में, इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में. इस एनर्जी को मैं क्या बोलूँगा, इस एनर्जी को मैं बोलूँगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. नाउ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, अगेन इजी इक्वेशन, इट इज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय यहाँ पे मास नंबर, सो इट इज़ बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर. सो अगेन वही इक्वेशन, बाइंडिंग एनर्जी की डायरेक्ट इक्वेशन आप डालोगे, या फिर आप ऐसा भी लिखोगे डेल M इंटू c². सो वही ZmP प्लस A माइनस ZmN माइनस M इंटू c² डिवाइड बाई A, इतना आप यहाँ पे लिखोगे. या फिर अगर इन टर्म्स आप AMU पूछे, C की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. सो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. देखिए कितने इजी टॉपिक्स हैं तीनों, एंड एग्जाम में पूछे जाएंगे. देखिए मास डिफेक्ट कितना इजी, फिर बाइंडिंग एनर्जी कितनी इजी इक्वेशन, फिर यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी इजी इक्वेशन. नाउ बाइंडिंग एनर्जी करूँ, नाउ देखिए बाइंडिंग एनर्जी करूँ कि अगर मैं बात करूँ, बस 10-15 मिनट्स मोर, मामला ख़त्म. नाउ बाइंडिंग एनर्जी
कि अगर मैं बात करूं, देखिए बाइंडिंग एनर्जी करूँ क्या होती है, इट इज़ दी करूँ आपसे पहले ऑब्जेक्टिव सॉरी डेफिनेशन व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी या फिर व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करूँ, फिर उस केस में आप करूँ बनाओगे डायरेक्टली ये फीचर्स लिखोगे या फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक। सो इट इज़ दी करूँ ड्रॉन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो एक साइड में हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दूसरे साइड में हमारे पास क्या है, मास नंबर। सो इट इज़ डेल ई बी एन वर्सेस मास नंबर ए। सो इन दोनों के बीच हमारे पास है यहाँ पे क्या, करूँ। नाउ ध्यान दीजिए, करूँ में क्या करना है आपको, वैल्यूज़ डालने। यहाँ पे 0, दिस इज़ 50, दिस इज़ 100, दिस इज़ 150, 200, 250, ये वैल्यूज़ आपने लिए यहाँ पे मैथ्स नंबर के, ये आपने मैथ्स नंबर के वैल्यूज़ लिए। नाउ इस साइड में ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 4, यानी कि यह है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर यहाँ से 6, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 10। नाउ ध्यान दीजिए, करूँ आप कैसे बनाओगे, अच्छे से ध्यान देना। नाउ यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, यूँ आप बनाओगे यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे यूँ, फिर यहाँ से यूँ हमारे पास, फिर यहाँ से यूँ हमारे पास, फिर यहाँ से हमारे पास यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ हमारे पास, ऐसे आप करू को बनाना है, आप बिल्कुल यूँ करू को बनाना है। नाउ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास देखिए हाइड्रोजन एटम, फिर यहाँ से यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे लिथियम, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर नाइट्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर एंड मैन यहाँ पे हमारा आयरन, मैन यहाँ पे आयरन। वेट ए सेकंड, दिस इज आयरन हियर, यानी कि आयरन 56 एटॉमिक नंबर। नाउ ध्यान दीजिए, वेट ए सेकंड, ये हमारे पास है 10, यहाँ पे एक टाइप से मैक्सिमम वैल्यू 250 तक हम जाएंगे। करूँ कैसे आपको ड्रा करने, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपको डायरेक्टली 3 मार्क्स फैच करेगी, कहीं पे एग्जाम में आएगा व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी करूँ, फिर आपको करूँ बनानी है उस केस में, एंड 1-2 फीचर लिखना। सो नाउ ध्यान दीजिए, अगर आप करूँ पे ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पे आपको हाईएस्ट वैल्यू जो है वो किस में आपको दिख रहा है, हाईएस्ट वैल्यू आपको आयरन में दिख रहा है, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपको आयरन में दिख रहा है। एंड लास्ट पे यहाँ पे हमारे पास है यूरेनियम, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूरेनियम, लास्ट पे हमारे पास क्या है, यूरेनियम, कौन सा, एटॉमिक नंबर 92 वाला यूरेनियम। अच्छा, एंड कौन सा आइसोटोप, 238, क्योंकि यूरेनियम के 3 आइसोटोप होते हैं, 234, 235, 238। सो ध्यान दीजिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर फॉर न्यूक्लियर ऑफ मिडल मास नंबर्स, कहाँ से, 30 to 170। सो वेट ए सेकंड, यहाँ पे समवेयर बिटवीन हियर, यहाँ पे लेटर 30 आएगा, यहाँ पे मेरा क्या आएगा 30, 150, अगर मैं इसको यहाँ तक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आएगा क्या मेरा 170, क्योंकि यह नंबर लाइन मेरे पास, तो यहाँ पे आएगा 170। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास 30 to 170 हमारा पोर्शन है, 30 to 170 पोर्शन है, यानी कि मिडल वाला पोर्शन, मिडल मास नंबर वाला, दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कॉन्स्टेंट, क्योंकि इस साइड में हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैल्यूज हैं ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के। सो ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, ये क्योंकि ऑलमोस्ट जो लाइन है वो सीधी जा रही है, ऑलमोस्ट जो लाइन है ये ऑलमोस्ट सीधी जा रही है, यहाँ से अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली ये लाइन नहीं है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली ऐसे लाइन जाती है इस केस में, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाती है। सो ये बोल रहा है कि
30 से लेकर कहाँ तक, 30 से लेकर 170 तक जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है डेल ई बी एन, ये क्या है, कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट हमारे पास। इसमें जो वैल्यूज हैं ये क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। इसमें जो वैल्यूज हमारे पास हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा, सो 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करेंगे। दिस इज 30, दिस इज 170। सो बोल क्या रहा है कि यहाँ से यहाँ तक, 30 से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक 170 तक जो डेल ई बी एन हमारे पास है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि डेल ई बी एन, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रैक्टिकली कांस्टेंट। देन द कर्व हैज मैक्सिमम और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेल ई बी एन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इस कर्व में आपको हाईएस्ट वैल्यू जो दिखेगा ना, वो आपको यहाँ पे किसका दिखेगा, आयरन के लिए दिखेगा। कितना, 8.75। सो ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। पहला फीचर, पहला कैरेक्टरिस्टिक, चाहे फीचर पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे या फिर कंक्लूजन, इट इज सेम एंड दी वन थिंग। सो पहला ये है कि, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि 30 से लेकर 170 तक मैस नंबर, जो 30 से लेकर, क्योंकि इस साइड में क्या है मैस नंबर, 30 से लेकर 170 मैस नंबर में जो कर्व है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट जा रही है, इनकी स्ट्रेट जा रही है। फिर हाईएस्ट वैल्यू डेल ई बी एन का किसके लिए है, आयरन के लिए। कितना, 8.75। देन ये आपको याद रखने की नीड नहीं है यूरेनियम का। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट 30 से लेकर 170 तक हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कांस्टेंट, डेल ई बी एन कांस्टेंट है। फिर मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए, आयरन के लिए। कितना, 8.75। अच्छा, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियर एंड हैवी न्यूक्लियर। इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है जो लाइटर न्यूक्लियर है, यानी कि 30 के नीचे जो होंगे, जो 30 के नीचे होंगे, ये क्या होंगे, लाइटर न्यूक्लियर, ये क्या होंगे, हैवियर न्यूक्लियर। इन दोनों के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, लो, यानी कि इन दोनों के लिए डेल ई बी एन क्या है, लो। इन दोनों के लिए जो डेल ई बी एन है, दोनों के लिए क्या है, इन दोनों के लिए डेल ई बी एन क्या है, लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पोर्शन में क्या था, इस पोर्शन में कांस्टेंट, डेल ई बी एन क्या था, डेल ई बी एन क्या थी हमारे पास, कांस्टेंट बट मैक्सिमम, कांस्टेंट बट मैक्सिमम, क्योंकि हाईएस्ट आपको इसी रेंज में दिखेगी। कांस्टेंट मैक्सिमम, देखिए मैक्सिमम किसके लिए है, देखिए आयरन के लिए, यानी कि इसी पोर्शन के लिए हाईएस्ट है बट कांस्टेंट है। हाईएस्ट तो है इस पोर्शन में बट कांस्टेंट है। बट अगर आप देखोगे 30 के नीचे लाइटर न्यूक्लियर हमारे, उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी लो एंड 170 के अबव बाइंडिंग एनर्जी अगेन लो। क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है ना 170 के बाद ग्राफ थोड़ा नीचे जाएगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ से इस साइड में ग्राफ हमारा क्या है, ये नीचे ही है, यहाँ से हमारा जो ग्राफ है वो नीचे ही है। समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, द फोर्स इज अट्रैक्टिव, एंड जो न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, एलिमेंट्स विच आर लाइटर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड विच आर हैवियर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी बाय न्यूक्लियर फिशन। सिंपली यहाँ पे समझाऊंगा ये 2 पॉइंट्स। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये चीज़ बोल रहा है कि जो हमारे पास आयरन से लाइटर न्यूक्लियर हैं, इनमें आपको जो एनर्जी दिखेगी या फिर इनमें आपको कौन सी प्रोसेस दिखेगी, इनमें आपको बेसिकली फ्यूजन दिखेगा। एंड जो हमारे पास हैवियर न्यूक्लियर है आयरन के इस साइड में, इनमें आपको क्या दिखेगा, इनमें आपको फिशन दिखेगा। सो आयरन एज ए रेफरेंस हमारे पास है। देखिए, सो एलिमेंट्स विच आर लाइटर देन आयरन कैन यील्ड एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन। सो इनमें आपको फ्यूजन दिखेगा। एलिमेंट्स विच आर हैवियर देन आयरन, उनमें आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियर फिशन दिखेगा। सो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, फिशन दिखेगा। यहाँ पे इनमें आपको क्या दिखेगा, इनमें आपको फ्यूजन दिखेगा। इन न्यूक्लियर्स में आपको फ्यूजन दिखेगा। एंड ये जो हैवी न्यूक्लियर हमारे पास है, इनमें आपको क्या दिखेगा, फिशन दिखेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व। समझ में आया होगा। पहला पॉइंट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी कि कांस्टेंट है, कहाँ से, 30 से 170 मैस नंबर तक, एंड हाईएस्ट है किसके लिए, आयरन के लिए। दूसरा, 30 से नीचे एंड 170 के अबो, यानी कि लाइटर एंड हैवियर न्यूक्लियर के लिए, दोनों के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास है वो क्या है, वो लो है, दोनों के लिए लो है। फिर जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। फिर हमारे पास आयरन के लेफ्ट साइड में, यानी कि जो हमारे पास लाइटर न्यूक्लियर है, उनमें एनर्जी आपको जो एनर्जी का यील्ड दिखेगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन की फॉर्म में दिखेगा। एंड जो हैवियर है उनमें आपको न्यूक्लियर फिशन की फॉर्म में दिखेगा।
नाउ न्यूक्लियर रिएक्शन इसको छोड़िए, लास्ट थिंग न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी में आपको देखना है न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एंड कभी कभार पूछा जाता है इनके बीच डिफरेंस। नाउ सिंपल सी बात है, पढ़ा होगा आपने क्लास 10th में भी। देखिए देखिए न्यूक्लियर फिशन ध्यान दीजिए, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन क्लास 12th रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी कि मिलते हैं जब दो मिलते हैं आपस में। फिशन मतलब ब्रेकअप, फिशन मतलब ब्रेकअप सिंपली। अच्छा, न्यूक्लियर फिशन इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ए हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर न्यूक्लियर, यानी कि एक हैवी न्यूक्लियर है, ये क्या हो गया, इसमें फिशन हो गया, ये टूट गया 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियर में। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, फिशन। अब फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, जो समारल हमारे पास न्यूक्लियर होते हैं ये क्या करते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि इनमें फ्यूजन होगा। सो ये आपस में मिलेंगे एंड नए हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे, दिस इज फ्यूजन। सो पहली डिफरेंस यही। देन फ्यूजन में आपको क्या नीडेड होंगे, फ्यूजन में आपको प्रोटॉन्स नीडेड होंगे एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन्स। फिशन में आपको क्या नीडेड होते हैं, फिशन में आपको यहाँ पे पहली डेफिनेशन, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। अच्छा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ब्रेकअप नहीं होगा बल्कि वहाँ पे एडअप होगा, वहाँ पे फ्यूज होंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आर नीडेड, किसमें, न्यूक्लियर फिशन में। फ्यूजन में प्रोटॉन्स आर नीडेड। फिर यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है, सिंपली एक बड़ा न्यूक्लियस हमारे पास, यूरेनियम 92-235। जब इसमें फिशन रिएक्शन होती है एंड फिशन के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रॉन्स चाहिए होते हैं। सो एक ये इक्वेशन आपको लिखनी है, यूरेनियम एक बड़ा न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, हैवी न्यूक्लियस, ये टूटेगा 2 न्यूक्लियस में, एक तो बेरियम, दूसरा हमारे पास क्रिप्टॉन, इन 2 में ये टूटेगा जैसे ही रिएक्शन होगी। सो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए होगा, न्यूट्रॉन। सो 01 N01 ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन, एंड ये टूटेगा किसमें, बेरियम 56 एंड क्रिप्टॉन 36 में। बेरियम 56 एटॉमिक नंबर, क्रिप्टॉन के लिए एटॉमिक नंबर 36। सो यहाँ पे 56-36 ईजिली आपको याद रहेगा। एंड यूरेनियम का तो हर एक को पता है 92। सो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकअप होगा किसका, एक यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस का, यहाँ पे स्मॉलर न्यूक्लियर में, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में। साथ ही में यहाँ पे अगेन यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली न्यूट्रॉन दिखेंगे एंड हीट भी यहाँ पे जनरेट होगी। सो दिस इज न्यूक्लियर फिशन की रिएक्शन। अगर डिफरेंस पूछे दोनों में, डिफरेंस के लिए आप क्या आंसर करोगे, यहाँ पे डेफिनेशन न्यूक्लियर फिशन की, फिर फ्यूजन की अलग से, ऐसे फिशन की डेफिनेशन, यहाँ पे फ्यूजन की डेफिनेशन, दिस इज फिशन, यहाँ पे फ्यूजन की डेफिनेशन। फिर दूसरा पॉइंट, न्यूट्रॉन्स आर नीडेड, यहाँ पे प्रोटॉन्स, फिर इसकी रिएक्शन हो गया ख़त्म। फिर यहाँ के इसकी एप्लीकेशन एक एक दोगे, दोनों की एक एक एप्लीकेशन भी दोगे, हो गए 3-4 डिफरेंस। अच्छा, एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, मोटा मोटा मैं बोलूँगा, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, दिस इज न्यूक्लियर रिएक्टर, ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसकी नीड नहीं है ना। मोटा मोटा क्या है, मोटा मोटा ये है कि एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ, पहली एप्लीकेशन यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें फिशन की, इट इज़ एटम बॉम्ब। जो एटम बॉम्ब होता है हमारे पास, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन। जो एटम बॉम्ब हमारे पास होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन, सिंपल सा है। फिर ये हमारे पास है वर्किंग बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट की, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, ये सब जानने की नीड नहीं है। अगर आप जानना भी चाहो, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, क्लियर, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, इट वर्क्स ऑन कंट्रोलर चेन रिएक्शन, यानी कि इसमें बेसिकली क्या हो जाती है, कंट्रोलर चेन रिएक्शन। बट एटम बम में याद रखिएगा अनकंट्रोलर चेन रिएक्शन। जो एटम बम होता है हमारे पास, एक बार ये आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, इसको कोई भी, यानी कि एक बार यहाँ पे रिएक्शन इनिशिएट हुई, फिर ये कंट्रोल में नहीं जाता है, यानी कि। बट न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग वर्क करते हैं, वहाँ पे हमारे पास कंट्रोलर चेन रिएक्शन होती है। ये मेन डिफरेंस होता है एटम बॉम्ब एंड न्यूक्लियर रिएक्टर में। नाउ फ्यूल की अगर मैं बात करूँ, जो फ्यूल हमें चाहिए किसके लिए, फॉर एग्जांपल रिएक्टर में, वो हमारे पास एक तो यूरेनियम होता है, दूसरा हमारे पास प्लूटोनियम होता है। इनको मेनली यूज़ किया जाता है, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। मॉड्यूरेटर की अगर मैं बात करूँ, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, पैराफिन वैक्स, बेरिलियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम, इनको एज ए मॉड्यूरेटर यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉड्यूरेटर एज ए यूज़ हम करते हैं। अब मॉड्यूरेटर का काम क्या होता है, मॉड्यूरेटर का काम होता है जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का मेन काम है हमारे पास फिशन में, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करना, उनको बेसिकली स्लो डाउन करना, उनकी स्पीड को कम करना।
फिर कंट्रोल रॉड्स हमारे पास जनरली कैडमियम एंड बोरान की यूज़ होती हैं, कैडमियम एंड बोरान की यूज़ होती हैं हमारे पास कंट्रोल रॉड्स। एंड जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को, अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। सो ये हमारे पास है बेसिकली क्या क्या यूज़ होता है। सो ये फ्यूल, मॉडरेटर एंड कंट्रोल रॉड, ये 3 चीज़ें हमारे पास यूज़ होती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। एंड जो एटम बॉम्ब हमारे पास है या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये वर्क करता है ऑन फिशन, ये वर्क करता है ऑन फिशन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए फ्यूजन में क्या होगा, फ्यूज मेल एंड फीमेल गैमेट, ऐसे ही याद रखिए, वहाँ पे आप डेफिनेशन में भी पढ़ते हो कुछ। नाउ यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा स्मॉलर न्यूक्लियर क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे एंड एक हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन अगर आप देखोगे, बेसिकली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, अगेन प्रोटॉन। देखिए ये बेसिकली हमारे पास है, ये हमारे पास है प्रोटॉन्स। सो यहाँ पे देखिए 2 स्मॉलर न्यूक्लियर आपस में मिल रहे हैं एंड अपने से बड़ा न्यूक्लियस यहाँ पे बना रहे हैं। सो यहाँ पे हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है जो कि इन दोनों से क्या है, इन दोनों से बड़ा है। सो इतना आप याद रखिए। एनर्जी प्रोड्यूसड इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू फिशन, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ठीक ठाक प्रोड्यूस होती है। एंड जो टेम्परेचर चाहिए किसके लिए, फ्यूजन के लिए, इट इज़ 10⁻⁷ केल्विन। कितना चाहिए हमें, 10⁻⁷ केल्विन। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, फिशन के लिए हमने देखा एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर रिएक्टर। नाउ यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन बॉम्ब एंड सोलर एनर्जी। ये दोनों जो हमारे पास होते हैं ये वर्क करते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑन द बेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। 1 घंटा एंड 40 मिनट। इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे। थैंक यू ऑल एंड आई होप आप 2 दिन इसका क्या करोगे, 2 दिन इसका पूरा रिवाइज करोगे, क्योंकि ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हैं इससे बाहर आप नहीं जाओगे। एंड क्योंकि इस चैप्टर में, इस यूनिट में हमें क्या करना है, इसमें हमें 8 आउट ऑफ 8, इसमें 4 आउट ऑफ 4, इसमें 7 आउट ऑफ 7, यानी कि 19 मार्क्स हमारे होने चाहिए विद इन ए वीक। थैंक यू ऑल।